नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 के फिगर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद सारे ही एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलिए इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और फिर इसके फिगर को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी ऑब्जर्वर की हाइट दी है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम दी चिमनी। इसका मतलब एक चिमनी से जो ऑब्जर्वर की डिस्टेंस है वो कितनी है, 28.5 मीटर है। ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा भैया, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ होगा। तो यह ऑब्जर्वर किसको देखता है, चिमनी के टॉप को देखता है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइस कितना दिया है, 45 डिग्री। फिर पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, भैया चिमनी की हाइट निकालनी है। अब ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर हम फिगर में देखें तो ये देखो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिख भी रहा है कि एक लड़की है जो इस चिमनी यानी सी डी इसका टॉप कहां पर है, डी पर है, इसके डी टॉप को ऑब्जर्व करती है। अब भैया ऑब्जर्व करेगी तो आंख से ऑब्जर्व करेगी और आंख से उसके टॉप को मिलाएंगे तो लाइन ऑफ साइट बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जितनी टॉल वो लड़की होगी उसकी आंख को हम उतना ही हाइट पर मानेंगे अबव द ग्राउंड। ये बात समझ में आई। तो लड़की की जो हाइट है ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो ये ए बी की जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करेगी। इसका काम कहां पर आएगा, देखो इसका काम यहां पर आएगा। ये जो हाइट है ना ये भी हाइट लड़की की हाइट के बराबर ही होगी। क्यों होगी इस बात को समझना। देखो ये किस तरह का फिगर बन रहा है, ये कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि लड़की को भी स्ट्रेट हम मानेंगे और चिमनी को भी स्ट्रेट मानेंगे। स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल किस पर भैया, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर खड़े हैं ना, तो ये ग्राउंड पर ये 90 डिग्री बनाएंगे। तो देखो इसको हम ग्राउंड लेट कर लें तो एक तरह का रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल में ये देखो दोनों अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल, और ये अपोजिट साइड भी कैसी होती है, इक्वल। बात समझ में आ रही है। इसी रूल से बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी। जो ये ऑब्जर्वर की हाइट होगी और ये जो ईसी हमने लेट किया दिख रहा है ना, ई और सी, ये ईसी भी इक्वल होगा। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ये देखो 45 डिग्री दिया है, बहुत बढ़िया। अब 45 डिग्री दिया है, पूछा क्या है, चिमनी की हाइट। चिमनी की हाइट कितनी है बताओ। चिमनी की हाइट वैसे तो बेटा पूरी हाइट है, कितनी, ये डी से लेके सी तक, जो डी से सी तक की डिस्टेंस है ये पूरी डिस्टेंस चिमनी की हाइट है। लेकिन इसमें हमें ये वाला पार्ट पता है, कौन सा, एक बार और देखो, ये देखो येलो वाला पार्ट यानी सीई वाला पार्ट कितना है, जितनी टॉल वो ऑब्जर्वर है उतना ही लेंथ इस सीई पार्ट का है, यानी कितना, 1.5 मीटर। बात समझ में आई। अब इस 1.5 में अगर हम ये बचा हुआ पार्ट जोड़ दें, कौन सा, डीई वाला, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेरी टोटल हाइट निकल आएगी चिमनी की कि नहीं, बहुत बढ़िया निकल आएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लेट करें क्या, कि लेट सी डी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द चिमनी, देन सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस ई डी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना। और जब सीई हमें पता है किसके इक्वल है, 1.5 के, तो सीडी की लेंथ कितनी आएगी, 1.5 प्लस ईडी, ये आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सीडी निकालने के लिए हमें निकालना है ईडी, और ईडी को अगर हम एच लेट कर ले, लेट ईडी इज इक्वल टू एच मीटर, लेट कर सकते हैं कि नहीं लेट कर सकते, बिल्कुल लेट कर सकते हैं। तो ईडी को एच लेट कर ले तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें ये एच निकालना होगा। अब अगर हम ये एच निकाल के इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो चिमनी की हाइट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा एक और बात समझ लो, ये 28.5 मीटर क्या है, ये इस ऑब्जर्वर की डिस्टेंस है, किससे, इस चिमनी से। बात समझ में आ रही है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, डी ई बी, समझ में आ रहा है। उस ऑब्जर्वर की हाइट नीचे से हमें मतलब नहीं है, हमें उसकी आंख से मतलब है जहां पर वो एंगल बन रहा है, इसलिए हमने सिर्फ बी को, ई को और डी को, समझ में आ रहा है, पर्पल गोले देख रहे हो, बी डी और ई को लिया है। ये 45 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। डी हमने एच लेट कर लिया है, सही है भाई। अच्छा, और बी कितना दिया है, 28.5 मीटर दिया है। अब बताओ यहाँ पर क्या क्या पता है, बताओ। देखो ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक। अच्छा ये क्या है, ये बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं बताओ,
tan थीटा के फॉर्मूले में। बहुत बढ़िया, चलो अब हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें और आंसर को निकाल लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन के फिगर को ट्रायंगल की फॉर्म में बना लिया है और अब tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो भैया समझना, कौन सा ट्रायंगल ले रहे थे, इन ट्रायंगल BDE, यही है ना। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसमें, DE, और बेस क्या है इसमें, बेस आ जाएगा आपका BE। सही है ना, बहुत बढ़िया। अब tan 45 की वैल्यू बताओ, सब लोग बताओ कितनी रख दें, 1। बहुत बढ़िया। DE कितना है, DE तो बेटा H लेट किया है, अपॉन BE कितना है, BE है 28.5। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और अभी अभी हमने बात करी है क्या कि ये DC क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ चिमनी। और हाइट ऑफ चिमनी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये CD किससे किससे मिलकर बना है, CE प्लस ED से। CE की वैल्यू कितनी है 1.5, ED निकाल लिया है कितना, बोलो 28.5। दोनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा बताओ भैया बताओ, 550 कैरी 1, 8 प्लस 9 प्लस 10 यानी 0, और एक और कैरी यानी 3। तो CD की लेंथ आ चुकी है कितनी, 30 मीटर। बात समझ में आई, ये हाइट ऑफ चिमनी समझ में आई। देखो ये भी फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल हाइट CD इज इक्वल टू H प्लस 1.5। H कितना निकाला 28.5, उसमें आप 1.5 ऐड करेंगे, टोटल चिमनी की हाइट आ जाएगी। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसको देखने से पहले एक बात को समझते हैं। आप अपनी आंखों से बिल्कुल स्ट्रेट देखिए और अपने हॉरिजॉन्टल लेवल को फिक्स करिए। अब हॉरिजॉन्टल लेवल को फिक्स करने के बाद हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर की तरफ आप दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिए। दोनों ही की हाइट अलग अलग होनी चाहिए, एक थोड़ी कम हाइट पर और एक थोड़ी ज्यादा हाइट पर। अब देखिए आप एक एक करके दोनों ऑब्जेक्ट को देखिए। जब आप कम हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको थोड़ा कम सर उठाना पड़ता है, लेकिन जब आप ज्यादा हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको ज्यादा सर उठाना पड़ता है। यहां से आपको क्या समझ में आता है, जब आप अपने सर को कम उठाते हैं तो देखिए ये एंगल थोड़ा कम बनेगा, लेकिन जब आप अपने सर को ज्यादा उठाते हैं तो देखिए एंगल ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कम ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, और ज्यादा ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। सेम प्रोसेस जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और आप किसी दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो आपसे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। उस केस में आपका हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल कम होगा, लेकिन जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो आपसे करीब में होगा, पास में होगा, उस केस में आपको अपने सर को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, और इस केस में हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल भी ज्यादा होगा। यहां से एक बात क्लियर होती है कि हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच, यानी हम अपने गर्दन को जितना ज्यादा उठाएंगे या झुकाएंगे उसी के हिसाब से एंगल भी बढ़ेगा या घटेगा। बात समझ में आ रही है। चलो अब एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। भैया देखो एक पॉइंट P है ग्राउंड पर, फिगर हमने लिया हुआ है, देखो फिगर से देख देख के हम समझते जाएंगे। तो ये पॉइंट है कहां पर, ग्राउंड पर। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं जिसकी हाइट कितनी दी है 10 मीटर। तो ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी दी है बेटा 10 मीटर। इसको हमने यहाँ पर AB लेट किया है। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या है, पॉइंट P से इस टॉप यानी B को देखा जाएगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अच्छा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अ फ्लैग इज होइस्टेड। अब देखो फ्लैग को होइस्ट कहां करेंगे भैया, छतरी पर तो करेंगे, टॉप पर तो करेंगे, और ये बिल्डिंग का टॉप है, इस टॉप से एक फ्लैग को होइस्ट किया जाता है। फिर क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। इसको जब देखेंगे, अब तुम लोग खुद बताओ, जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि जब वो जो पॉइंट P से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखने के लिए वो ज्यादा सर उठाएगा या बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सर फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखने के लिए ऑब्जर्वर को ज्यादा सर उठाना पड़ेगा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, इसीलिए देखो 45 डिग्री दिया है। हमने सारी कहानी इसीलिए बताई कि कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 डिग्री कौन सा होगा, 45 डिग्री कौन सा होगा। जहां पर ज्यादा बेंडिंग होगी वो ज्यादा एंगल होगा, जहां पर कम झुकाव होगा, कम बेंडिंग होगी, वहां पर कम एंगल होगा। तो ये देखो पूरा एंगल देखो 45 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ रही है, ये 45 डिग्री बन गया, बहुत बढ़िया। और किसको देखा जा रहा है, फ्लैग स्टाफ को। आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग
फ्रॉम दी पॉइंट P, यानी ये जो फ्लैग स्टाफ है ना, जो हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया है, BD से, इस BD की लेंथ निकालनी है और द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी ये डिस्टेंस A और P की बीच की डिस्टेंस जो है, यानी AP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हमने क्या लेट किया है, AB लेट किया है, बहुत बढ़िया। इसकी हाइट कितनी दी है, 10 मीटर दी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं कहां से, P से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। अब देखो जब हम फ्लैग स्टाफ को मिला देते हैं बिल्डिंग के टॉप से, तो हमें क्या लेंथ मिलेगी बताओ, AD मिलेगा। AD मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो AD की लेंथ कितनी है टोटल बताओ, AD किससे मिलकर बना है, BD से मिलकर बना है और AB से मिलकर बना है कि नहीं बना है। और ये BD ही तो फाइंड करना है, और BD क्या है, BD है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो चलो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ को हम लोग H लेट कर लेते हैं, लेट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो BD इज इक्वल टू H मीटर हो गया। ठीक, हमें H की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि यही लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ है। अच्छा AP भी तो आ रहा है ट्रायंगल में, हाँ आ रहा है। AP के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है, और ये AP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको भी हम कुछ लेट कर लें, क्योंकि ये भी तो फाइंड करना है, तो हमने लेट कर लिया, लेट AP इज इक्वल टू, भैया बताओ क्या लेट कर ले, D मीटर लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो कौन कौन से। यहाँ पर AP कितना आ जाएगा, AP हमने D मीटर लेट कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब देखो AD कितना है, AD है H प्लस 10 मीटर। बात समझते हो कि ये कि नहीं, H प्लस 10 मीटर, क्यों, क्योंकि फ्लैग स्टाफ को हमने H लेट करा है और AB है 10। इस तरह से AD पूरी लेंथ कितनी आ गई, H प्लस 10, और AP तो हमेशा D ही है क्योंकि D लेट किया है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो केसेस, चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही केसेस में हमको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, और परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आते हैं, tan के फॉर्मूले में। अब देखो दो वेरिएबल हैं, दो ट्रायंगल हैं, तो दो इक्वेशंस भी बनेंगी। अगर हम ट्रायंगल ABP में देखें, किसमें, ट्रायंगल ABP में, तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो क्या लिख दें, AB अपॉन AP, बहुत बढ़िया। वैल्यू बताओ, AB कितना है 10, गुड। AP कितना है D, बहुत बढ़िया, क्या बात है। tan 30 की वैल्यू कौन बताएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, अच्छा देखो 10 अपॉन D इज इक्वल टू आ गया 10√3। अब भैया क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, देख लो एक बार क्या दी है, 1.732, तो 1.732 रख देते हैं, तो D की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 1.732, तो D कितना आएगा बताओ भैया, बोलो। D आ जाएगा 17.32, यूनिट क्या चल रही है, मीटर। ये हो जाएगा आपका D की वैल्यू, और D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P। समझ में आई बात। चलो अब ट्रायंगल ADP में देखते हैं, तो ट्रायंगल ADP में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो, AD अपॉन AP। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर यही मिलेगा। tan 45 की वैल्यू 1, और AD कितना है, AD है H प्लस 10, बहुत बढ़िया। AP कितना है, AP है D, और D की वैल्यू अभी अभी निकाली कितनी, 17.32, तो क्यों ना हम लोग सीधे 17.32 रख दें, और क्या रख दीजिए सर, आपका एक स्टेप बच जाएगा, तो 17.32। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17.32 इज इक्वल टू H प्लस 10। अब बताओ H की वैल्यू कैसे निकाले, 10 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो H की वैल्यू आ जाएगी 17.32 माइनस 10, तो कितना लिख दे बताओ, बहुत बढ़िया, H इज इक्वल टू 7.32, यूनिट क्या आएगी, मीटर। आंसर समझ में आ गया, बोलो भाई आ गया, बहुत बढ़िया। चलो एक बार फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो H की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 7.32 मीटर, और H क्या है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, यही है ना। और D क्या आ चुका है, D आ चुका है मेरे पास 17.32 मीटर, और D है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द बिल्डिंग। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। यानी सन का एल्टीट्यूड बदल रहा है
30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, तो शेडो में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 40 मीटर का आ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्गर, और लॉन्गर है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में होता है कंपैरिजन। एक बार शेडो बनेगी जब ये देखो एल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा, और दूसरी बार शेडो बनेगी कब? जब ये एल्टीट्यूड 60 डिग्री होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 40 मीटर का गैप है, यानी कि एक बार जो शेडो बनेगी दूसरे केस में 40 मीटर ज्यादा बड़ी बनेगी। लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बार हम सन्स एल्टीट्यूड यानी सन की वजह से जो शेडो बनती है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों फिगर इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पहले सन की पोजीशन को देखिए और फिर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखिए। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब एक बात समझिए, जब सन की रेज इधर से आएंगी और सन की रेज इस साइड में इधर से आएंगी, और ये वाला पार्ट जो होगा इन रेज को रोक लेगा, तो शेडो दूसरी साइड बनेगा, ऑब्वियस है। अब बात को समझिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट का टॉप है, ये दूसरे वाले फिगर में ऑब्जेक्ट का टॉप है। टॉप के लिए शेडो कहां पर आएगा? यहीं पर तो आएगा, जमीन पर, सबसे किनारे, सबसे कॉर्नर पे। अब ये देखिए, आप इस टॉप से देखेंगे तो आपको एल्टीट्यूड समझ में आएगा। ये देखिए आपका एल्टीट्यूड ऑफ सन समझ में आएगा। तो इस तरह से आपका एल्टीट्यूड ऑफ सन बनेगा, एक रेज जो सन से सीधे टॉप को छूती हुई जमीन पर मिल जाएगी, यही आपका एल्टीट्यूड ऑफ सन बनेगा। ये देखिए पहले फिगर में ये एंगल है, येलो पेन को फॉलो करिए, और दूसरे फिगर में येलो पेन को फॉलो करिए फिर से, ये आपका एल्टीट्यूड ऑफ सन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी एल्टीट्यूड ऑफ सन को हमें कैसे कंसीडर करना है। चलिए अब क्वेश्चन के फिगर को देखते हैं। अब हम लोग इस फिगर में अपने क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन को देखते हैं। सपोज आप छत पे खड़े हुए हैं और शाम के टाइम पर आप छत पर खड़े हैं, तो आप देखते हैं कि सन की हाइट ज्यादा नहीं है, आपको सन कम सर उठाए आराम से दिख जाता है। लेकिन जब कभी कभी आप लोग बिल्कुल दोपहर में छत पर जाते हैं तो आपको लगता है कि सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ गया है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो वही केसेस यहां पर भी हैं। एक बार सन जब आपके सर के ऊपर है बिल्कुल, तब उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, और एक बार जब आपको कम सर उठाए, सन आराम से दिख रहा है, सूरज आराम से दिख रहा है, उस केस में सन का एल्टीट्यूड कम है। वही केस यहां पर भी है। एक बार सन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कम हाइट पर है, और दूसरे केस में सन बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, जब एल्टीट्यूड उसका कम है तो एंगल दूर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब एल्टीट्यूड ज्यादा है तब एंगल पास में बनेगा। तो ये देखिए, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। दोनों ही एंगल के बदलने पर शेडो में कितना चेंज आता है? भैया जो बड़ी वाली शेडो है ना, वो छोटी वाली शेडो से कितना बड़ी है? 40 मीटर लॉन्गर। यही तो क्वेश्चन में दिया था, और यही यहां पर रिप्रेजेंट भी कर रहा है। जो हमारे फिगर में CD वाला पार्ट है वो 40 मीटर लॉन्गर शेडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AB रिप्रेजेंट कर रहा है टावर की हाइट, और टावर की हाइट हमने कितनी लेट करी है? H। बहुत बढ़िया। देखिए BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? BC रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर हाइट। बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप कैसे लिखेंगे? लेट AB रिप्रेजेंट द टावर and the height of the tower be h meter, then BC represent the length of shadow when the altitude of sun is 60 degree, and BD represents the length of shadow when altitude of sun is 30 degree, and from figure it is clear that BD is 40 मीटर लॉन्गर देन BC। ये बात समझते हैं आप? अब मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए इसी से, और इन ट्रायंगल में दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, और जो निकालना होगा उसको फाइंड कर लेंगे। तो इस फिगर से हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, दोनों ही ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है। चलिए tan का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, AB अपॉन BC। यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे। दूसरे वाले में देखो, tan 30 डिग्री, बोलते जाना साथ साथ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, tan 30 में आएगा AB अपॉन BD। यही आएगा भैया? हाँ सर यही आएगा। चलो वैल्यू रख देते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। AB कितना है बेटा? AB है H, और BC कितना लेट किया है? X। अब एक बात बताओ कि भैया हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करनी है हाइट। हाइट फाइंड करनी है, क्या X फाइंड करना है? X नहीं फाइंड करना है। जो चीज फाइंड नहीं करनी है उसको हम लोग गायब कर देंगे। तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? h अपॉन √3। ये बात समझ में आई क्यों निकाला? चलो अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। AB कितना है? फिर से h। BD कितना है? बोलो, BD है x प्लस 40। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू h √3। ये बात समझ में आती है? अब क्या करें? अब x की वैल्यू यहां चिपका देते हैं। क्या रख दें? h अपॉन √3। तो h अपॉन √3 प्लस 40
इज इक्वल टू h√3। अब क्या करना है, क्योंकि h फाइंड करना है, h को एक तरफ ले आए, बाकी बचे हुए नंबर्स को अलग ले जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर कर देते हैं। 40 इज इक्वल टू h√3 माइनस h/√3। अच्छा भाई, एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे बताओ? यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 √3 एलसीएम आएगा। h√3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा। 3h माइनस h, ये बात समझ में आती है? हाँ बहुत बढ़िया। 40 इज इक्वल टू 2h/√3। अब देखो 2h इज इक्वल टू 40√3। अब 2 से डिवाइड भी कर दें तो 40√3/2। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और ये 0। h की वैल्यू आ गई 20√3। यूनिट क्या चल रही है? मीटर। तो भैया लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? हाइट आ गई टावर की, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये वॉलपेपर क्यों लिया है इस क्वेश्चन में। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब क्या है कि 8 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है जिसके टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है। कैसे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब किसी और ऊंची चीज पर जाके फिर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? चलो अगर हम इस बात को अपने फिगर में समझें तो ये वो बिल्डिंग को मान सकते हैं जो 8 मीटर टॉल है। इसका ये देखो टॉप है और ये इसका बॉटम है। बात समझ में आती है? अब इससे भी ऊंची चीज पर जाना है तो चलो इस वाली बिल्डिंग पर बैठ जाते हैं। तो हम इसके टॉप पर बैठ गए। बात समझ में आ रही है? इसके टॉप पर बैठ गए और अब हम इसके टॉप से इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को और छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम को, दोनों को देखते हैं। और कैसे देखेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। अब बेटा ये बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो तुम हॉरिजॉन्टल लेवल को समझो। हॉरिजॉन्टल लेवल दिखने लगा? हाँ सर दिखने लगा। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगी? दोनों लाइन लाइन ऑफ साइट को रिप्रेजेंट करेंगी। एक एंगल बेटा ये बनेगा, देखो येलो कलर को फॉलो करो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। एक एंगल और बनेगा, देखो ये हम एंगल को लेट कर सकते हैं, ये वाला। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, पूरे एंगल की, तो एक एंगल ये बनेगा। और अभी अभी हमने इसी वीडियो के शुरुआत में एक बात करी थी कि जब आप सर को कम झुकाएंगे तो एंगल कम बनेगा, जब आप सर को ज्यादा झुकाएंगे, ज्यादा बेंड करेंगे तो एंगल ज्यादा बनेगा, चाहे वो एलिवेशन की बात हो चाहे वो डिप्रेशन की बात हो। अब जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी ये वो मेरी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। और ये देखो दो एंगल आ गए, एक कम एक ज्यादा। कम वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा सर, ठीक है ना? और ज्यादा वाला कौन सा होगा बताओ? ज्यादा वाला होगा ये वाला 45 डिग्री। 45 डिग्री समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है उसको ये बात पता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमने समझाया है कि जब हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करी और एक लाइन हमने इसके फुट्स को मिला दिया, तो भैया देखो दो पैरेलल लाइन बनी और इन पैरेलल लाइन से हमें क्या मिलेगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलेगा। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री, यानी येलो वाला एंगल 30 डिग्री होगा। और दूसरा वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री। कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। कैसे? अल्टरनेट एंगल के रूल से। समझ में आई बात? फिगर समझ में आया? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो हमें क्या निकालना है बेटा? हमें इस पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है। अब देखो एक बात हमें यह पता है कि जो छोटी वाली बिल्डिंग है ना, छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है बताओ? छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट दी है 8 मीटर। 8 मीटर कहाँ दी है? ये देखो दी है। तो अगर ये 8 मीटर है तो क्या ये भी 8 मीटर नहीं होगा यहां से यहां तक? हाँ सर होगा, 8 मीटर बिल्कुल होगा। अब ये बात तो पता चल गई कि ये 8 मीटर है। बचे हुए पार्ट को कुछ लेट कर लेते हैं, तो बचे हुए पार्ट को हमने h लेट कर लिया सपोज, ठीक है? कर सकते हैं कि नहीं? तो अब बताओ कि टोटल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी आ गई? h+8 आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर h+8 आ गई। बहुत बढ़िया। अब भैया डिस्टेंस भी तो कुछ फाइंड करनी पड़ेगी, इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं। तो हमने इसको d लेट कर लिया, d मीटर। तो d मीटर लेट कर लिया। अब हमें क्या बातें निकालनी है? हमें h+8 निकालना है
तब टोटल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट आएगी और डी निकालना है जो कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस होगी। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिगर दिख रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो फिगर को हमने समझा उसको हमने बना लिया है, हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो यहाँ पर पीसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पीसी है ना बेटा, ये पीसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो लोगों से मिलकर बना है, किससे? पीडी और डीसी से, दिख रहा है ना। और पीडी और डीसी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? H+8। ये बात समझ में आती है। दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस हमने डी लेट कर लिए। अब इस तरह से हमें दो फिगर्स मिलते हैं। कौन सा? एक तो ये 30 डिग्री वाला, वो यहाँ पर क्या है बोलो? बीपीडी, ट्रायंगल बीपीडी। और एक ये 45 डिग्री वाला, वो यहाँ पर क्या है? एपीसी। दिख रहा है ना, एपीसी। इन दोनों ही ट्रायंगल्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस बनेंगी और दोनों ही वेरिएबल को फाइंड भी करना है। चलो देखते हैं। तो जब हम ट्रायंगल बीपीडी में देखेंगे तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन डी। बात समझ रहे हैं ना, PD अपॉन BD आएगा, हमने सीधे वैल्यू रख दी है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन डी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके D इज इक्वल टू √3H, यही आएगा भैया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। दूसरे ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल APC में ये एंगल कितना है? ये एंगल है 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भैया? tan 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी PC अपॉन AC यानी 8 + H अपॉन D, यही आएगी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इज इक्वल टू 8 + H अपॉन D। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा D इज इक्वल टू 8 + H। एक इक्वेशन ये आ गई, ये मान लो इक्वेशन नंबर हमने 2 लेट कर ली। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन है ये और दूसरी इक्वेशन है ये। D इज इक्वल टू √3H और D इज इक्वल टू 8 + H। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं और D और H की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप D को सब्स्टिट्यूट करते हैं या H को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम D की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √3H इज इक्वल टू 8 + H। बात समझ में आती है? तो H की वैल्यू कितनी आएगी? √3H - H इज इक्वल टू 8, यही आएगा भैया। अब देखो H कॉमन ले लें तो √3 - 1 इज इक्वल टू 8। बोलो अब H इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 - 1। अब कुछ बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा है तो रूट को अगर हमें गायब करना है तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है? अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अपोजिट साइन लेना है ना, तो √3 + 1। अब देखो ये अपोजिट साइन क्यों लेते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में a - b, a + b का फॉर्मूला लग जाता है जिससे हमें स्क्वायर मिल जाता है और रूट गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? हर चीज का एक लॉजिक है। H इज इक्वल टू 8 √3 + 1 और यहाँ पर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू 8 √3 + 1 अपॉन, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 - 1 यानी 2 आएगा। 2 अब क्या करें? अब डिवाइड कर दें, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? H की वैल्यू आ जाएगी H इज इक्वल टू 4 √3 + 1। भैया यही आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर यही आएगी। समझ में आ गया? H की वैल्यू आ गई। अब क्या करें? H की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, काम बन जाएगा। तो D की वैल्यू कैसे निकाल लें? D की वैल्यू में H की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। स्टेप समझ में आ रहे हैं? सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे देखो D इज इक्वल टू √3, H की वैल्यू उठा के रख दो, क्या आ रही है? 4 √3 + 1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करोगे? अब यार तुम इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, D इज इक्वल टू 4 √3 + 1। ये भी आपका सही आंसर है। अब अगर आप लोग बुक के एग्जाम्पल से या किसी वेबसाइट के एग्जाम्पल से मैच करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आएगा। एक आंसर आपका ये आ गया। तो D की भी वैल्यू आ गई, H की भी वैल्यू आ गई। दोनों की यूनिट्स क्या चल रही हैं? चलो एक बार साफ साफ देख लेते हैं। तो D आ गया मेरे पास 4 3 + √3 मीटर, बोलो। और H कितना आ गया? H आ गया 4 √3 + 1 मीटर। यही मेरे दोनों रिक्वायर्ड आंसर हो गए। बोलो यही आंसर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर यही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल पर पहुंच चुके हैं और इसमें भी हमने एक वॉलपेपर चिपका दिया है। चलिए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, देखो ब्रिज पर कोई एक पॉइंट है, अक्रॉस द रिवर
देखो जो ब्रिज है वो रिवर के अक्रॉस है। फिगर में अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि हमने ये वॉलपेपर क्यों लिया है। ये देखो ये आपका ब्रिज है और ये नीचे रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। इसी पर कोई एक पॉइंट है, लेट कर लिया हमने, ये पॉइंट है, कोई पॉइंट हो गया आपका P। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो आगे लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो ब्रिज पर पॉइंट P पर खड़ा है तो ऊपर से ही देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। किसको देख रहा है? ऑफ द बैंक्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। रिवर के बैंक्स मतलब रिवर के दोनों ही किनारों को देख रहा है। तो यहां पर से देखो एक किनारा ये और दूसरा किनारा ये, समझ में आ रही है बात। दोनों ही किनारों को देखता है वो, और क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है तो कैसे बनेगा? देखो एक एंगल ऐसे बनेगा, एक एंगल ऐसे बनेगा। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अब कौन 30 है कौन 45 है इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो हम अपने मर्जी से लिख लेते हैं। तो ये लेट कर लिया 30 डिग्री और ये हमने लेट कर लिया 45 डिग्री। भैया कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा ये हुआ कि जो ब्रिज की हाइट है ना, ये हाइट लो चाहे ये हाइट लो चाहे ये हाइट लो, ये हाइट तीनों ही हाइट्स सेम होंगी। और कितनी दी है? 3 मीटर दी है। 3 मीटर दी है ना, चलो बहुत बढ़िया, हाइट मिल गई हमें 3 मीटर। आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। कौन बताएगा विड्थ ऑफ द रिवर? यानी रिवर कितनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी दिख रही है? ये देखो चौड़ाई दिखी, विड्थ दिखी रिवर की, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री, दो एंगल हैं तो हमें दो ट्रायंगल भी मिलेंगे। टोटल विड्थ कैसी है? देखो बात को समझना, एक पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। दोनों पार्ट हमको नहीं पता है, चलो दोनों पार्ट को हम क्यों ना कोई वेरिएबल लेट कर लें। अगर हम इसको x लेट कर लें और दूसरे पार्ट को y लेट कर लें तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? कौन बताएगा? बताओ। टोटल विड्थ हो जाएगी सर x प्लस वाई। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बढ़िया। चलो अब x प्लस वाई को फाइंड करते हैं। जो हमने डिस्कशन किया अगर उसको हम फिगर में बनाएंगे तो हमें बेटा दो ट्रायंगल मिलेंगे। देखो कौन कौन से, APD और दूसरा ट्रायंगल देखो DPC। अब समझना बात को, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये भी 30 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो ये भी 45 होगा, बिल्कुल सही। दो ट्रायंगल मिल रहे हैं बेटा, दो वेरिएबल निकालने हैं। कौन कौन से? x प्लस वाई की वैल्यू तो ही फाइंड करनी है। x प्लस वाई ही तो आपकी विड्थ ऑफ रिवर है। ये देखो पूरी विड्थ ऑफ रिवर दिख रही है ना। चलो दोनों ट्रायंगल में से x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। तो जब हम ट्रायंगल APD में देखेंगे तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो, PD अपॉन AD। हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं 3 अपॉन x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन x। x कितना आ गया भैया? 3 रूट 3 यूनिट मीटर चल रही है तो x की वैल्यू आ चुकी है। चलो आगे देखते हैं। ट्रायंगल PDB में देखो अब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PD अपॉन DB। यही है ना? अच्छा PD की वैल्यू कितनी है? 3। DB की वैल्यू कितनी है? y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया आ गई। अब देखो x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है और आंसर आ जाएगा। चलो भाई ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रूट 3 प्लस 3, यही आएगा। अब देखो 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ चुकी है। x प्लस वाई की वो यूनिट चलेगी मीटर, और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा? आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई ही तो विड्थ ऑफ द रिवर लेट करी है। हाँ सर यही लेट करी है, यही आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस को समझा होगा। अगर आपको सही में एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।